तो भाई एक बार सोच के देखो, तुम एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हो और रात को एक पुरानी सी फैंटेसी नॉवल पढ़ते पढ़ते तुम सो गए और जब आँख खुली तो तुम्हें पता चला कि तुम उस नॉवल के अंदर आ चुके हो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम उस नॉवल के मेन कैरेक्टर हो, तुम बन चुके हो बिल्कुल ही यूजलेस, लेजी और एक डार्क ह्यूमर वाला शराबी, और जिसका नाम है लॉयड फ्रंटेरा। लॉयड की फैमिली कर्ज में डूबी हुई है और जैसा कि लॉयड ने पूरा नॉवल पढ़ लिया है तो उसे पता है कि फ्यूचर में उसके फैमिली की बर्बादी लिखी हुई है। इस दुनिया में लॉयड की रेपुटेशन बिल्कुल ही गोबर बन चुकी है। उसे देखते ही लोग या तो भाग जाते हैं या फिर डर जाते हैं। लेकिन लॉयड के पास एक कमाल की चीज है, उसका इंजीनियरिंग दिमाग। और हमारा लॉयड इतना शातिर है कि वो लोगों को लूटने के बाद उनसे थैंक यू भी बुलवा लेता है। तो भाई लोग कुछ खाने के लिए लेके आ जाओ और शांति से बैठ जाओ और वीडियो को पूरा देखो, और मजा दिलाने की पूरी गारंटी मैं देता हूँ। तो शुरू करते हैं एक इसी का ही एक फैंटेसी और फुल ऑफ फनी एंटरटेनमेंट से भरी हुई एक मानवा, द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि जमीन चाट रहा होता है, आई मीन जमीन पे पड़ा हुआ होता है। और आँख खुलते ही उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और सिस्टम बताता है कि अब आप नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन नॉवल के एक कैरेक्टर हैं। और सिस्टम कांग्रेट्स बोल के तालियां बजाने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम किम है, वो ये सब देख के सोचता है कि नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये तो वही बुक है जो मैंने रात को पढ़ी थी। और सिस्टम कहता है कि हाँ तुम तो समझ गए और तुम्हें आगे के लिए गुड लक। और किम सोचता है कि गुड लक किस लिए, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो कल रात को शराब भी नहीं पिया था। और तभी अचानक से किम के दिमाग की बत्ती जलती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उस वेब नॉवल की दुनिया में किसी इंसान के शरीर में आ गया हूँ? कहीं ये दूसरी दुनिया तो नहीं? और एक मिनट, मैंने मिट्टी में अपना मुंह क्यों दे रखा है? और ये जगह कितनी ठंडी है? और मेरे होठों को क्या हुआ है? और तभी सिस्टम हेल्थ अलर्ट देता है, जमीन पर सोने की वजह से आपका जबड़ा हिल चुका है। और ये बोल के सिस्टम भी हंसने लगता है। और गुस्से में किम कहता है कि मुझे ये बात पता है, ऐसे मैसेज देके मुझे परेशान करना बंद करो। आगे किम को समझ में आता है कि तो इसका मतलब ये है कि मैंने स्टोरी में किसी कैरेक्टर की जगह ले ली है। लेकिन मैंने नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के नॉवल में आखिर जगह ली किसकी है? आखिर वो कौन सा इंसान था जो कि अकेला रहता है और जमीन चाटते फिरता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तभी किम को एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर लॉयड, तो आप यहाँ हैं, मैंने आपको हर जगह ढूंढा। और हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर से मिलते हैं, एक चांदी सी बालों वाला जवान लड़का जिसके पास तलवार है। और वो बंदा नजदीक आके कहता है कि चलिए हवेली वापस चलते हैं। और हमें पता चलता है कि इस नॉवल नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का ये मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है जेवियर। और उसे देखते ही किम सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे बुक में था। और एक मिनट, क्या इसने मुझे लॉयड बुलाया? और हमें पता चलता है कि नॉवल में इसका नाम जेवियर होता है जो कि एक मशहूर तलवारबाज होता है। शुरुआत में ये बस एक आम सा नाइट होता है जो कि कंट्री लॉर्ड के लिए पूरे फ्रंटेरा में काम करता है। और ये बैरन फ्रंटेरा का सबसे बड़ा बेटा होता है। और किम कहता है तो फिर एक मिनट, तो क्या मैं हॉलिगन लॉयड फ्रंटेरा हूँ? और ये बात समझ के किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और कुछ देर तक इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस रहता है। आगे जेवियर बोलता है कि मैंने तुम्हारा नाम पुकारा था लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें हॉलिगन नहीं बुलाया। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें ये तो याद है कि तुम आखिर कौन से घराने से हो। और सिस्टम कहता है कि जेवियर आज अच्छे मूड में है। और किम कहता है कि हाँ मुझे दिख रहा है, अपना बकवास बंद कर। और आगे हमें एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है। और आगे लॉयड आग जलाते हुए कहता है कि तो क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? मैंने सुना कि तुमने दोपहर से ही पीना शुरू कर दिया था और नशे की हालत में तुमने पब के फर्नीचर्स भी तोड़ दिए और हवेली आते वक्त तुम रास्ते में ही बेहोश हो गए। और किम अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं एक गुंडे के बॉडी में आके फंस गया हूँ। जेवियर कहता है कि मालिक परेशान थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। भले ही तुम नाकारा हो लेकिन हो तो उनके बेटे ही। अगर तुम रास्ते में टूटे हुए जबड़े के साथ मरे हुए मिलते तो उन्हें बहुत ही दुख होता। और ये सुन के किम अपने मन में सोचता है कि ये सर्वेंट है तो बीच बीच में मुझे ताने क्यों मार रहा है? खैर यहाँ तो बहुत ही ठंडी है, काश यहाँ फ्लोर पे हीटेड ओंडोल होता। वैसे ओंडोल का मतलब गर्म फर्श होता है जिसे आग से गर्म किया जाता है। खैर मैं और एक्सपेक्ट ही क्या कर सकता हूँ, ये एक पुराने जमाने की फैंटेसी नॉवल की दुनिया है। बाप रे ये तो काफी ठंडा है। आगे जेवियर कहता है कि मैं अब आपको आराम करने देता हूँ सर, जो कुछ भी आज हुआ उसकी रिपोर्ट मैं कल मालिक को दे दूंगा। और किम कहता है क्या रिपोर्ट देना सच में जरूरी है? और जेवियर कहता है कि हाँ जरूरी है। और किम अपने मन में सोचता है कि वाह ये कितना ज्यादा आज्ञाकारी है। जेवियर के जाते वक्त किम जेवियर को बुलाता है और किम कहता है कि हमारा परिवार बहुत ही ज्यादा कर्जे में है ना? और लॉयड कहता है कि ये अजीब सी बातें आप क्यों कर रहे हैं, और दरवाजा बंद करके चला जाता है। और आगे किम कहता है कि मुझे वो सब कुछ पता है जो कि इस कहानी में होने वाला है। मैंने पिछली रात को ही अपने कमरे में इस नॉवल को पढ़ के कंप्लीट किया था और मुझे पता है कि आगे लॉयड के साथ क्या होने वाला है। पहले हिस्से में बैरन और बैरोनेस एक धोखेबाज के जाल में फंस जाते हैं, अपनी सारी जमीन और दौलत खो देते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। और लॉयड फिर एक भिखारी बन जाता है और दिन भर वो बस दारू पीते रहता है। और एक दिन वो अपने मुंह से खून के फव्वारे छोड़ के मर जाता है। अबे यार, तो फिर अमीर खानदान में पैदा होने का फायदा ही क्या? ये तो वैसी ही घटिया जिंदगी है जैसी मेरी कोरिया में थी। और तभी सिस्टम पॉपअप होता है और सिस्टम
कहता है कि आपको एब्सोल्यूट की तरफ से एक रैंडम विश पूरी करने के लिए चुना गया है। और किम सोचता है कि अबे यार, अब ये एब्सोल्यूटवा कौन है? मुझे तो कोई ऐसी दुआ याद नहीं है जो कि मैंने इस एब्सोल्यूटवा से मांगी थी, जो कि मुझे इस घटिया इंसान के शरीर में डाल दिया। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमें एक सुंदर सा गाँव दिखाया जाता है और हमें हवेली में सुबह का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है लॉयड की माँ से, और जिनका नाम होता है मार्बेला। और वो किम से लॉयड से कहती हैं कि तुमने कल रात को पब में तोड़फोड़ मचा दी थी। और लॉयड अपने मन में सोचता है कि आंटी आप ये क्या कह रही हैं? कल रात को तो मैं अपने रूम में नॉवल पढ़ रहा था। लॉयड की माँ बोलती हैं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा, प्लीज उस पब ओनर से जाके माफी मांग लो। और ये सुन के किम अपने मन में सोचता है कि अच्छा, शायद ये वो रायता है जो इस शरीर ने कल रात को फैलाया था और अब इसे मुझे समेटना है। और लॉयड कहता है ठीक है, मैं चला जाऊंगा। और ऐसा सुनते ही दोनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं। और सिस्टम कहता है कि आपके जवाब से ये दोनों बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं। और लॉयड सोचता है कि इसमें शॉक होने वाली क्या बात है, मुझे थोड़ा हम्बल होने का थोड़ा क्रेडिट ही दे देते। और आगे जेवियर और लॉयड गांव में निकल पड़ते हैं। गांव में एंटर होते ही हम देखते हैं कि एक आदमी अपने गाड़ी में सूखा घास चढ़ा रहा होता है। और तभी अचानक से उसकी नजर लॉयड पे पड़ती है और इधर लॉयड की नजर भी उस पे पड़ती है। और अगले ही पल वो आदमी अपने गाड़ी के पीछे कांपते हुए छिप जाता है, जैसे कि उसने कोई मॉन्स्टर देख लिया हो। ये देख के लॉयड को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। लॉयड के गाँव में एंटर होते ही हम देखते हैं कि एकदम से भगदड़ मच जाती है। ये देख के लॉयड भी कंफ्यूज था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं एक माँ अपने बच्चे को अंदर खींच के बोलती कि उससे नजरें मत मिलाना और अपनी खिड़की बंद कर देती हैं। तभी सिस्टम कहता है कि गांव वाले तुमसे नफरत करते हैं। और लॉयड अपने मन में कहता है कि हाँ, मुझे दिख रहा है। वैसे जेवियर, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? और जेवियर कहता है कि लॉर्डशिप ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा है ताकि जो कल हुआ वो आज फिर से ना हो। तुम्हें मेरी रखवाली करने को कहा है। और जेवियर कहता है कि मुझे तुम्हारी रखवाली के लिए नहीं बल्कि इन गांव वालों की रखवाली के लिए कहा गया है। और लॉयड कहता है कि अच्छा, तो मैं एक गैंगस्टर हूँ। लॉयड अपने मन में सोचता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मुझे पहले अपनी इस गैंगस्टर वाली इमेज को हटाना पड़ेगा ताकि जब मैं एक भिखारी बन जाऊँ तब ये सब लोग थोड़ा मुझे खाना दे सकें। लेकिन अगर मैं उससे पहले ही अपने फैमिली का कर्ज उतार दूं तो मैं एक कंट्री बैरन के वारिस के तौर पे शांति से अपना जीवन बिता सकता हूँ और बुढ़ापे तक मैं एक आराम सी और मीठी सी जिंदगी जी सकता हूँ। एक सेकेंड, सिस्टम, क्या तूने मुझे कोई स्किल या फिर चीट नहीं दिया जिसे मैं यूज कर सकूं? ओके, तो मेरे पास स्किल्स हैं। पहला स्किल ह्यूमन स्कम्ब, इसकी वजह से दूसरे लोगों को आपको देख के चिढ़ मचेगी। दूसरा स्किल राउडी ड्रंकयार्ड, जब ये स्किल एक्टिवेट होगी तो तुम बहुत ही बदतमीज बन जाओगे। ये किस तरह की घटिया स्किल्स दी है तूने मुझे? लॉयड को हवा में हाथ मारता देख जेवियर कहता है कि मास्टर लॉयड, आप कहाँ जा रहे हैं? पब का रास्ता इस तरफ है। क्या आप झूठ बोल रहे थे जब आपने कहा कि आप माफी मांगेंगे? और लॉयड कहता है कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। और जेवियर लॉयड को थोड़ी शक की निगाहों से देखता है। और लॉयड कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? और जेवियर कहता है कुछ नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। लॉयड पब का दरवाजा खोलता है और कहता है कि सुनिए, कोई है क्या? और पीछे खड़ा जेवियर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे कल रात से ही कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही अलग इंसान बन गया है। दरवाजा खुलते ही हम पब का नजारा देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि टूटी हुई नहीं थी। आगे लॉयड पब के ओनर से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, कल रात जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। इधर हम देखते हैं कि पब ओनर लिटरली कांप रहा होता है और सिस्टम बताता है कि पब ओनर की फटी हुई है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट पोजीशन में है। और डरते हुए पब ओनर कहता है कि मास्टर लॉयड, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। और ये सुन के लॉयड अपने मन में सोचता है कि अबे यार, अब ये रोने क्यों लगा? ये सोच रहा होगा कि ये बदतमीज अचानक से इतना तमीजदार कैसे हो गया और इसलिए शायद ये और भी ज्यादा डर रहा है, तो शायद अब इसीलिए मुझे थोड़ी सी बदतमीजी करनी ही पड़ेगी। और लॉयड कहता है कि चाचा, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे माफ कर देना चाहिए? और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी माफी बिल्कुल भी माफी नहीं लग रही है। लॉयड अपने मन में कहता है अबे यार, तो फिर मैं करूँ क्या? तभी डरते हुए वो पब ओनर कहता है कि कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सुन के लॉयड को भी थोड़ा अजीब लगता है और ये दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और लॉयड कहता है कि मेरे माफी मांगने के बाद भी वो पब ओनर कुछ ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। और जेवियर कहता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जो कुछ भी तुमने कल तोड़ा था, उसका फर्नीचर, उसका सजावट का सामान, वो सारी चीजें पब ओनर ने अपने मेहनत से खरीदी थी। जब तक उसे उसका हर्जाना नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता वो संतुष्ट होगा। और लॉयड अपने मन में सोचता है कि भाई, मैं खुद ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मैं उसे पैसे कहाँ से लाके दूंगा? हाँ, गाँव वालों की नजर में अच्छा बना तो काफी मुश्किल है। हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि मैं इसे चुकाऊंगा भी नहीं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तभी जेवियर कहता है कि और सिर्फ इतना ही नहीं, पब ओनर की माँ ठंड लगने की वजह से बहुत ही बीमार है और ऊपर से तुमने उसके साथ बदतमीजी भी की थी, तो एक बार सोच के देखो कि उस पब ओनर के ऊपर क्या बीत रही होगी। और लॉयड सोचता
सोचता है कि हाँ ये बात तो है, पब के अंदर काफी ठंड थी और एक अकेला फायरप्लेस पूरी बिल्डिंग को गर्म करने के लिए काफी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो बुजुर्ग लोग ठंड को ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे जब तक उन लोगों के पास कोई ऑनडोल फ्लोर ना हो। और ऐसा सोचते ही लॉयड के पैर वहीं पे रुक जाते हैं और उसको एक कमाल का आइडिया आता है और उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और लॉयड कहता है कि मुझे आइडिया मिल गया, यही है इसका सोल्यूशन। फाइनली करेक्ट टाइम पे मेरे दिमाग के अंदर की बत्ती जल गई और बस कुछ ही सेकंड्स में लॉयड अपने दिमाग में पूरा प्लान सोच लेता है। लॉयड कहता है कि अब मुझे याद आया, इन गवार लोगों के पास तो ऑनडोल फ्लोरिंग है ही नहीं और अगर मैंने इस दुनिया में ऑनडोल फ्लोरिंग बना दिया तब तो वो पक्का बिकेगी। और कहानी में लॉयड ये सब कुछ तो सोच भी नहीं सकता था क्योंकि ऑब्वियसली वो भी गवार था और जो लॉयड नहीं कर सकता वो सोहू किम कर सकता है। स्कूल में मैं बहुत ही कामयाब सिविल इंजीनियर था और आर्मी में मिलिट्री इंजीनियर के तौर पे मैंने पूरा घर अकेले ही बनाया था। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन रात मेहनत किया है। तो बस अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने फैमिली के कर्ज को कैसे चुकाना है। जेवियर चलो वापस पब चलते हैं। और जेवियर कहता है कि पर वो किस लिए, और लॉयड कहता है कि अपना पहला ऑर्डर पाने के लिए। तभी लॉयड को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम कहती है तुम्हारी असली जर्नी शुरू हो चुकी है और आरपी सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। आरपी मतलब रिलेशनशिप पॉइंट्स। तुम खास कैरेक्टर के साथ अपने रिश्ते अच्छे करके आरपी पॉइंट्स कमा सकते हो। तुम्हारा करंट टोटल आरपी है 0। आरपी पॉइंट्स क्या ये एक्सपीरियंस पॉइंट जैसे हैं, पर इन्हें यूज कैसे करना है इसके बारे में तो यहाँ लिखा ही नहीं है। और सिस्टम कहता है आप खास कैरेक्टर के साथ अपने रिश्ते सुधार कर आरपी पॉइंट्स कमा सकते हैं। खास कैरेक्टर के साथ क्या तुम्हारा मतलब? और लॉयड जेवियर की तरफ देखते हुए कहता है कि एक खास कैरेक्टर, हाँ शायद मुझे दिख गया। और सिस्टम दिखाता है कि जेवियर का लॉयड के प्रति अप्रूवल रेटिंग -30 होता है। सिस्टम कहता है ये तो बहुत ही कम है और लॉयड कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये काफी कम है। और तभी लॉयड अजीब सा फेस बना के जेवियर से कहता है कि हे जेवियर। और जेवियर कहता है यस मास्टर लॉयड। और अचानक से लॉयड अपना चार्म दिखाते हुए जेवियर से कहता है कि जेवियर मुझे सच में लगता है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो। और तभी सिस्टम कहता है कि वाह तुम्हें तो मक्खन लगाना भी आता है। और जेवियर कहता है कि मुझे ये बात पहले से पता है। और हम देखते हैं कि जेवियर का अप्रूवल पॉइंट 1 पॉइंट और कम हो जाता है। और लॉयड अपने मन में सोचता है कि क्या ये पॉइंट कम कैसे हो गया, चलो छोड़ो इसको मैं मक्खन बाद में लगाऊंगा, शायद जल्दीबाजी करने से काम और भी बिगड़ सकता है। और थोड़ी देर में ये दोनों पब में पहुंच जाते हैं और लॉयड पब ओनर से कहता है कि तो चाचा आज से आप मेरे खरीदार बनेंगे और मैं आपका बिल्डर बनूंगा और मैं सारे कंस्ट्रक्शन फीस को उस प्रॉपर्टी के बदले माफ कर दूंगा जो मैंने कल रात को तोड़ी थी, बस आप यहाँ साइन कर दीजिए। सिस्टम कहता है कि पब ओनर को तुम्हारे ऊपर रत्ती भर का भी यकीन नहीं है। और लॉयड सोचता है कि अरे यार यही तो इस शरीर की प्रॉब्लम है, इस पे कोई भरोसा ही नहीं करता। पर मैं मेरा बड़ा प्लान शुरुआत में ही फेल होने नहीं दूंगा। मैं ये करना तो नहीं चाहता लेकिन अब मुझे करना ही पड़ेगा। अब मुझे इस गांडूधर के साथ गुंडागिरी करनी ही पड़ेगी। और तभी लॉयड एक डरावना फेस बना के कहता है कि अरे चाचा अब से तो हमारा मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा और इसीलिए आपको नहीं लगता कि हमें एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए? क्यों, मैंने सही कहा ना? और बस इतने से ही उस पब ओनर की फट जाती है और वो तुरंत उस पेपर पे साइन कर देता है। और सिस्टम कहता है कि वाह तुम तो बिल्कुल ही एक घटिया इंसान हो। और लॉयड अपने मन में कहता है कि तो और मैं क्या करता, बुढ़े को प्यार की भाषा तो समझ में ही नहीं आ रही थी। और पेपर जेब में रखते हुए लॉयड कहता है कि फाइनली मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिल गया। और जाते हुए लॉयड कहता है कि चाचा आपने बिल्कुल ही सही फैसला लिया है, मेरा ये वादा है मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और पीछे जेवियर लॉयड को शक की निगाहों से देख रहा होता है और ये दोनों पब से बाहर निकल आते हैं। और लॉयड कहता है कि जैसा कि ये घर थोड़ा छोटा होने वाला है तो मुझे मेजरमेंट काफी ध्यान से लेने होंगे। जेवियर कहता है कि मास्टर लॉयड आपने पब ओनर को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए धमकाया था, क्या ये आपका मुसीबत को खड़ा करने का कोई नया तरीका है? और लॉयड बहुत ही और निगाहों से जेवियर को देखता है। जेवियर तुम उतने समझदार नहीं हो जितना तुम दिखते हो, क्या तुमने कभी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में सुना है? जेवियर कहता है क्या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन? इसमें इंसान को ये लगता है कि ये इंसान ऐसा या वैसा करेगा क्योंकि इसने पास्ट में भी कुछ गलत किया था। ये तुम्हारे दिमाग से चिपकी हुई पक्षपात और नेगेटिव सोच है। और जेवियर कहता है कि मैं आपको जज नहीं कर रहा बल्कि मैं अपने अनुभव के बेस पे बता रहा हूँ। लॉयड कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक्सपीरियंस भी पास्ट से जुड़ा हुआ है? और इस बात पे जेवियर चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये हमेशा से तो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता था, मैं उनके चेहरे पे पक्का एक स्माइल लाऊंगा, देख लेना वो पब ओनर और उसकी माँ पक्का खुश हो जाएंगी। और लॉयड जमीन में फावड़ा चलाने लगता है और वो कहता है कि यहाँ से बनेगी मेरे पैसे कमाने की पहली बुनियाद, बस मिट्टी निकालो, उसे हटाओ, पैक करो और फिर से वही करो। और हम देखते हैं कि बस थोड़ी देर में लॉयड उस घर का ढांचा तैयार कर देता है और वो कहता है कि ये लकड़ी बैरन के घराने के वेयर हाउस से है, अब ये जल्दी ही एक ट्रेडिशनल टिम्बर फ्रेम बनने वाला है। लॉयड दीवारों को पूरा करने के लिए मिट्टी यूज करता है जो कि उसने नदी से खोदा था और इतना काम करने की वजह से लॉयड बहुत ही थक जाता है और नीचे गिर जाता है। और वो अपने मन में कहता है कि ये बॉडी कितनी कमजोर
है। और तभी वहाँ जेवियर आता है और वो कहता है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा, ये तो सिर्फ 3 कट्स में ही पूरा हो गया। और ये सुन के लॉयड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो जेवियर से कहता है कि तू ये क्या बकवास कर रहा है, मैं यहाँ 2 हफ्ते से मजदूरी कर रहा हूँ। और जेवियर अपने मन में सोचता है कि ये तो सच में कुछ बना रहा है, लेकिन ये इसने कहाँ से सीखा? क्या ये सच में उस पब ओनर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट निभाने की कोशिश कर रहा है? हो ही नहीं सकता। क्या ये सच में वही गुंडा लॉयड फ्रंटेरा है? और उधर लॉयड कहता है कि मैं तो टूट गया भैया, मैं तो टूट गया, लेकिन मैं फिर भी आराम नहीं करूंगा। और लॉयड बहुत ही मुश्किल से वो लकड़ी काटने की कोशिश कर रहा होता है और वो पूरी कोशिश करके कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है, पर वो पीछे गिरने लगता है। पर तभी जेवियर उसे संभाल लेता है और वो उसके हाथ से कुल्हाड़ी ले लेता है। और जेवियर कहता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? और लॉयड कहता है कि मुझे लकड़ी के छोटे और पतले टुकड़े चाहिए और हर एक लकड़ी लगभग 1 हाथ जितना लंबा और 2 हाथ जितना चौड़ा होना चाहिए और लगभग 1 उंगली जितनी मोटी। और तुरंत जेवियर बहुत ही स्टाइल में लकड़ियों को हवा में उछालता है और कुल्हाड़ी के साथ अपना हाथ पीछे ले जाता है और बस कुछ ही मिनटों में उन सारी लकड़ियों को वो मक्खन की तरह काट देता है, और वो भी बिल्कुल मेजरमेंट के साथ जैसा लॉयड ने कहा था। और ये देख के लॉयड बहुत ही शॉक और बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। और लॉयड अपने मन में कहता है कि अरे वाह, ये बंदा सच में एक मास्टर स्वॉर्डमैन बनने वाला है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स की तो इसको जरूरत ही नहीं है। लॉयड जेवियर के कंधे पे हाथ रखते कहता है कि जेवियर, जब तुम्हारा लकड़ी काटने का काम खत्म हो जाए तो तुम मुझे खुदाई में भी मदद कर देना। और ये सुन के बहुत ही गुस्से में जेवियर अपने मन में सोचता है कि ये बंदा मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझे और भी ज्यादा काम दे रहा है। इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और सिस्टम कहता है कि जेवियर को अपने फैसले के ऊपर पछतावा हो रहा है। आगे लॉयड जेवियर से कहता है कि सच बताओ जेवियर, तुम मेरी मदद इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम बहुत ही क्यूरियस हो। तुम्हें लग रहा होगा कि ये नकारा इंसान आखिर ये सब कैसे करेगा। तुम सच में देखना चाहते हो ना कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें एंड रिजल्ट जल्दी देखना है तो तुम्हें मेरे काम में मदद करनी होगी। इसलिए चलो साथ मिलकर इस काम को जल्दी खत्म करते हैं। ये बातें सुनकर जेवियर अपने मन में सोचता है कि तो मेरा सोचना सही था, ये कुछ दिन से बहुत ही बदल गया है, लेकिन इसका पास्ट इतना घटिया है कि इसके ऊपर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब मुझे एंड रिजल्ट देखने के लिए इसकी मदद करनी होगी। और ये दोनों घर बनाने के काम पे लग जाते हैं और दोनों ही अपना काम बहुत ही मेहनत से करने लगते हैं। और आखिरकार लॉयड अपना फावड़ा ऊपर उठा के जमीन में गाड़ देता है और जोर से चिल्लाता है, आखिरकार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। और आखिर में लॉयड उस घर पे एक मार्क बनाता है। और जेवियर कहता है ये किस तरह के लेटर्स हैं? और लॉयड कहता है ये लेटर नहीं बल्कि मेरा ब्रांड का लोगो है। जेवियर कहता है क्या लोगो? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तो चलो जेवियर, पता लगाने चलते हैं कि पब ओनर को मेरा ये मास्टरपीस कैसा लगता है। क्या मास्टरपीस? आगे हम देखते हैं कि बाहर विंटर में ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और हमारा लॉयड अपने ओंडोल वाले घर को आग से गर्म करता है। और हम देखते हैं कि पब ओनर की माँ को ये घर बहुत ही पसंद आता है। और पब ओनर की माँ बोलती कि ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे जॉइंट्स रिलैक्स हो गए हैं। और पब ओनर ये देख के हैरान था कि आखिर ये जमीन गर्म कैसे है। और लॉयड अपने मन में कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, इस दुनिया के लोगों के लिए ये एक कमाल की चीज है। ये किसी तरह के मैजिक नहीं बल्कि पावर है एक ओंडोल फ्लोरिंग की। पब ओनर लॉयड से कहता है कि आपका बहुत ही शुक्रिया छोटे मालिक, मैंने बहुत समय के बाद मेरी माँ को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा है। और पीछे जेवियर अपने मन में सोचता है कि जैसा कि इसने कहा था, पब ओनर की माँ और पब ओनर मुस्कुरा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? जैसे उसकी बातें बदल गई, उसके तौर तरीके भी बदल गए हैं। अब वो कड़ी मेहनत कर रहा है और जमीन के लोगों से अपना किया हुआ वादा निभा रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब उसने उन दोनों लोगों को हंसाने के लिए किया है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि लॉयड फ्रंटेरा आखिर इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है। सच में उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान है, ये दोनों बहुत ही खुश लग रहे हैं। और तभी सिस्टम लॉयड को बताता है कि जेवियर का अप्रूवल पॉइंट आपके प्रति 2 पॉइंट बढ़ चुके हैं, इसलिए आपको रिवॉर्ड में मिलते हैं पूरे 36 आरपी पॉइंट्स। और ये सुनकर लॉयड एक बड़ी सी स्माइल देता है और लॉयड जेवियर से कहता है कि देखो मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। वाओ, ये बंदा इतना भी गया गुजरा नहीं जितना मैंने सोचा था। सच बताओ तुम यही सोच रहे हो ना? और जेवियर कहता है नहीं, मैं ये सब नहीं सोच रहा हूँ। और लॉयड अपने मन में कहता है कि तो खैर अब मैंने काम शुरू कर दिया है। इस महंगी लकड़ी की नुकसान की वजह से मैं थोड़ा घाटे में चल रहा हूँ, पर वो जरूरी नहीं है क्योंकि इस घर को मैं अपना एक मॉडल हाउस की तरह दिखाऊंगा। आगे हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। उस घर को देखने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। उनमें से एक बंदा कहता है कि वाह, मुझे लग रहा था कि मैं पिघलने वाला हूँ। दूसरा बंदा कहता है कि वाह, ये सच में कमाल का है और काफी गर्म भी। और लॉयड उस बंदे की तरफ जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ, कमाल और गर्म तो होगा ही क्योंकि मैंने इसे जो बनाया है। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम भी अपने घर पे एक ऐसा ही कमरा बनाना चाहते हो। तो फिर ये देखो स्टाइल ए जो कि आंगन में लग सकता है, और ये देखो स्टाइल बी जो कि तुम्हारे घर को रीमॉडल कर देगा। अगर तुम अभी दोनों ऑर्डर करोगे तो तुम्हें मैं कंस्ट्रक्शन पे 10% डिस्काउंट दूंगा। और वो बंदा कहता है कि अभी नहीं। और सिस्टम बताता है कि विलेजर्स को तुम्हारे ऊपर रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है। लॉयड कहता है अबे यार चलो भी,
हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए? अरे अब चलो भी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने अपना दाम इतना कम कर दिया कि ये देखने में लगभग फ्री ही लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई अपना कदम रखता है और वो बंदा लॉयड को बुलाता है और वो बंदा कहता है कि लॉयड, आखिर तुम क्या कर रहे हो? और ये और कोई नहीं बल्कि लॉयड के फादर होते हैं, एयरक्रॉस फ्रंटेरा। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है, अप्रूवल पॉइंट -20। लॉयड अपने फादर को देख के सोचता है कि अबे यार, अब ये कौन है? आगे हमें हवेली का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बाप बेटा आमने सामने बैठ के लंच कर रहे होते हैं और लॉयड अपने मन में कहता है कि मैं अब तक तो इन्हें अवॉइड करने में कामयाब रहा हूँ, लेकिन क्या होगा अगर इन्होंने मुझे बिल्डिंग बनाने से रोक दिया तो? और तभी लॉयड के पापा पूछते हैं, तो फिर तुम मुझे बताओ, इस बार तुम किस तरह की खिचड़ी पका रहे हो? और लॉयड अपने मन में कहता है कि यहाँ से मुझे जल्दी निकलने के लिए मुझे रूड लॉयड की आवाज में बात करना होगा। और लॉयड बड़े ही रूड वे में बोलता है कि पब ओनर ने मुझे एक ओंडल रूम का ऑर्डर दिया था, तो मैं उसी को बना रहा था। और लॉयड के पापा पूछते हैं, तो क्या इस जगह के सारे लोग तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं? और लॉयड कहता है, लगता आपको पहले से ही सब कुछ पता है। लॉयड के पापा बोलते हैं कि प्रजा की देखभाल करना हमारा काम है और मैं तुम्हारा उन्हें झूठ बोलना या फिर उन्हें धोखा देना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लॉयड अपने मन में सोचता है कि मुझे तो पहले से पता था, ये शरीर कितना भी अच्छा काम कर ले लोग इसे बुरा ही समझेंगे। और लॉयड कहता है कि अब चिंता मत कीजिए, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ काम खत्म हो गया तो मैं निकलता हूँ। और अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना ये बूढ़ा मेरा दिमाग खा जाएगा। जाते हुए लॉयड के डैड बोलते हैं कि क्या ये सब कुछ तुम हमारे फैमिली के सिचुएशन की वजह से कर रहे हो? अगर तुम्हारी आंखें और काम ठीक तरह से काम कर रहे हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि हवेली में क्या चल रहा है। लेकिन तुम इस सब की फिक्र मत करना, मैं जल्दी ही तुम सबको इस मुश्किल से निकाल दूंगा, इसलिए तुम इस सब में ज्यादा मत पड़ना। और ये सुन के लॉयड सोचता है कि ये लाइन्स तो कहीं सुनी सुनी लग रही हैं। और हमें पास्ट में सोहू के डैड का सीन दिखाया जाता है। सोहू के डैड सोहू से कहते हैं कि हे सोहू, तुम इस सब की चिंता मत करना, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा, तुम अपना पूरा ध्यान बस पढ़ाई में लगाना। और सोहू कहता है कि मुझे सच में लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं इस बेवकूफ पैसे की वजह से दोबारा परेशान नहीं होना चाहता हूँ। और जाते हुए लॉयड कहता है कि प्लीज हार मत मानिएगा क्योंकि मैं भी नहीं मानूंगा। और लॉयड अपने मन में सोचता है कि कुछ साल पहले काश मैंने ये सारी बातें अपने पापा को भी बोली होती। और ये इमोशनल सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हम लॉयड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, तो अभी मेरे पास स्टाइल ए के 32 ऑर्डर्स हैं और स्टाइल बी के 57 ऑर्डर्स हैं और मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए आधा पैसा पहले ही मिल गया है। और तभी अचानक से लॉयड इन दोनों ओदू चोदू से मिलता है और ये दोनों मनी लेंडर्स होते हैं। एक का नाम होता है मेटलॉफ और एक का नाम होता है शीलो, पर मैं तो इन्हें ओदू चोदू ही बोलूंगा। और हम देखते हैं कि ये दोनों ओदू चोदू लॉयड को इग्नोर करके निकल जाते हैं। और ये देख के लॉयड अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, मैं तो यहाँ का राजकुमार हूँ, तो फिर इन दोनों ने मुझे ग्रीट क्यों नहीं किया? क्या ये दोनों वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? और ये दोनों ओदू चोदू लॉयड के फादर के कमरे में चले जाते हैं और चोदू बोलता है कि बैरन, तुम इस चीज को कब तक टालने वाले हो? और ओदू कहता है कि जो डेट हमने डिसाइड की थी उससे 5 दिन ज्यादा ही हो गए हैं, अगर तुम ऐसे ही देर करते रहे तो हमारे पास एक्शन लेने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचेगा। और बैरन चुपचाप सुन रहे होते हैं। चोदू कहता है कि तुमने अपनी जबान पे ताला क्यों लगा रखा है? अगर तुमने यहाँ के कुछ सामान को बेच दिया तो मैं बेट लगाता हूँ तुम्हें काफी अच्छा पैसा मिलेगा। दरवाजे के पीछे से ये सब सुनकर लॉयड अपने मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, ये दोनों बिल्कुल समय पे यहाँ आए हैं। जेवियर का मेरे लिए अप्रूवल रेटिंग बढ़ाने के बाद मुझे कुछ आरपी पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इसे यूज कैसे करना है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम अपने आरपी पॉइंट्स को एबिलिटीज पाने के लिए यूज कर सकते हो। और लॉयड कहता है कि वाओ, इस बेकार के सिस्टम को मेरी बातें भी समझ में आती हैं। और सिस्टम कहता है अगर मैं बेकार हूँ तो फिर रहने दो। और लॉयड कहता है कि अरे अरे सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। आगे सिस्टम कुछ बटन्स को क्लिक करता है और हम देखते हैं कि लॉयड के पैरों के नीचे एक चमकीला सर्कल आ जाता है और सिस्टम लॉयड के अंदर के सारे स्किल्स बताने लगता है। सिस्टम बताता है तुम्हारे पास सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोकुलर, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, वाटर सप्लाई, सीवेज थियरी, ट्रिल स्ट्रक्चर डिजाइन और कंक्रीट डिजाइन, एडवांस डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ये सारी स्किल्स तुम्हारे अंदर हैं। इसका मतलब ये है कि तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा स्मार्ट हो, तुम पूरी तरह से घोंचू नहीं हो। और ये सब सुनकर लॉयड कहता है कि सिस्टम तू अपने औकात में रहकर ये सब मेरे बारे में क्या बोल रहा है? तू मेरे पास स्कॉलरशिप है। आगे सिस्टम कहता है कि तुम्हारे मौजूदा नॉलेज के हिसाब से तुम ये दोनों स्किल्स खरीद सकते हो। बेसिक सर्वेइंग के लिए तुम्हें 15 आरपी पॉइंट्स लगेंगे और बेसिक डिजाइन के लिए तुम्हें 20 आरपी पॉइंट्स लगेंगे।
और लॉर्ड कहता है वैसे तो मेरे पास काफी आरपी पॉइंट्स है, तो चलो इन दोनों को खरीद लेते हैं। और खरीदने के तुरंत बाद बेसिक सर्वेइंग स्किल एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होते ही लॉर्ड की आंखें बहुत तेजी से चमकने लगती हैं और वो जब खिड़की खोल के बाहर देखता है तो उसकी खुद की आंखें ही जीपीएस बन गई होती हैं। अब वो बस देख करके ही एरिया का लंबाई और चौड़ाई का हिसाब लगा सकता है। आगे लॉर्ड दूसरा स्किल यूज करता है, बेसिक डिजाइन। इसकी वजह से लॉर्ड अब हवा में ही 3D डिजाइन बना सकता है, जिसे पेपर पे बनाने में इसे घंटों लगते थे। आगे लॉर्ड अपने कमरे में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे स्किल्स की वजह से आगे जाके चीजें और भी आसान होने वाली हैं। लेकिन क्या अकेला जेवियर सारे कंस्ट्रक्शन संभालने के लिए काफी होगा? कितना अच्छा होता अगर मैं अपने नॉलेज से कुछ हेवी मशीन समन कर पाता। और तभी सिस्टम कहता है कि अगर तुम्हें कुछ समन करना है तो तुम एक चीज समन कर सकते हो। और लॉर्ड कहता है क्या क्या सच में? और सिस्टम लॉर्ड को रैंडम समन गेम इंट्रोड्यूस करता है और सिस्टम कहता है कि समन करने के लिए आपको आरपी पॉइंट्स खर्च करने पड़ेंगे। यूनिक पर्सनालिटी स्किल्स की लंबी रेंज अपने लॉयल समन पार्टनर को पाने के लिए अभी एंटर करें। और लॉर्ड अपने मन में कहता है कि अब ये क्या है, किसी प्रीमियम गेम का एड जैसा लग रहा है। चलो देखते हैं। और उधर लिखा होता है कि एक बार स्टार्ट करने के लिए आपको 50 आरपी पॉइंट्स लगेंगे। और लॉर्ड सिस्टम से कहता है कि तुझे पता है ना मेरे पास बस एक ही पॉइंट है। एक समन करने वाला गेम, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? अगर ये वही है तो फिर मुझे ये हेवी मिशनरी जितना काम आ सकता है। तो मेरा लक्ष्य है आरपी पॉइंट्स। मुझे जल्द से जल्द आरपी पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे और वो करने के लिए मुझे चाहिए कि मेन कैरेक्टर्स मुझे पसंद करने लगे। और सीन कट होके इस ओदू पे शिफ्ट होता है और ये अपना हाथ जोर से टेबल पे मार के कहता है कि बैरन फ्रंटेरा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके लिए मेरे पास एक सजेशन है। अगर तुम अपनी पत्नी और उनके लेडीज को एक अच्छी जगह बेच दोगे तो तुम्हें काफी पैसा मिल सकता है। और ये सुनते ही गुस्से में बैरन कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब पता चला मैं इन दोनों को ओदू चोदू क्यों बोलता हूँ। और तभी पीछे से लॉर्ड आके इस ओदू के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि सिर्फ इसीलिए कि तुम एक मनी लेंडर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी कर सकते हो। और ये ओदू बोलता कि आखिर तुम हो कौन? और बैरन कहते हैं कि लॉर्ड। और ये ओदू कहता कि लॉर्ड, वही घर का बड़ा बेटा ना जिसकी मैनर्स थोड़े अजीब हैं। क्या इसी वजह से तुम इतनी बदतमीजी से हमारे बीच बोल रहे हो? लॉर्ड कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए। और लॉर्ड यहीं पे अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो कहता है जो भी हो अब मुझे अपना वारंट दिखाओ। और ओदू कहता है क्या वारंट? कैसा वारंट? और लॉर्ड कहता है कि रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 क्लॉज 6, सारे नोबल राजा के वेसल होने के नाते अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के हक से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना वारंटी के किसी नोबल फैमिली के घर में घुसना एक गैर कानूनी काम है और इस सेक्शन का सबसे जरूरी हिस्सा यही था। और ये सुन के ये दोनों ओदू चोदू थोड़ा डर जाते हैं और ओदू कहता है तुम क्या बात कर रहे हो? हमने तो कभी ऐसे कानून के बारे में सुना ही नहीं है। ओ तो तुम्हें नहीं पता था? तो चलो मेरे साथ, तुम्हें पता लगवाते हैं। जेवियर। और जेवियर कहता है यस मास्टर लॉर्ड। और जेवियर अपने तलवार के साथ वहाँ एंटर करता है और लॉर्ड कहता है कि इन चोरों के हाथ काट दो। और जेवियर अपना तलवार निकालते इन दोनों ओदू चोदू की तरफ बढ़ता है। ओदू कहते रुको रुको। और चोदू कहते तुम ये क्या कर रहे हो? हम तुम पे केस कर देंगे। और लॉर्ड कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था चलो पता लगाते हैं कि जज आखिर किसकी साइड लेगा। और जेवियर अपना शाही तलवार निकालता है और तलवार देखते ही इन दोनों की फट के 72-73 हो जाती है। हाँ मैंने गिना था। और ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जाते वक्त ओदू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच निकलोगे? और चोदू कहता है तुम इस पे पक्का पछताओगे। और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और लॉर्ड कहता है थैंक्स जेवियर इन फालतू लोगों को यहाँ से भगाने के लिए। और तभी बैरन कहते हैं लॉर्ड और जेवियर तुम दोनों ने अभी यहाँ क्या किया? तुम दोनों को पता है ना उनका कर्ज चुकाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और तभी हमारा लॉर्ड एक बड़ी सी थैली बैरन के टेबल पे रखता है और कहता है कि मैंने प्लान किया था कि सारे ऑर्डर्स के पैसे कलेक्ट करने के बाद सारे आपको दे दूंगा, पर जो भी है लेकिन इस महीने के इंटरेस्ट के बड़े हिस्से को कवर करने के लिए शायद ये काफी होगा। बैरन को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ऑर्डर्स? पैसे? तुम हमारी प्रजा से पैसे ले रहे हो? तुम उनसे इस तरह से पैसे लूट रहे हो? और तभी पीछे से जेवियर कहता है कि डरिए मत लॉर्ड, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं इंश्योर करूंगा कि मास्टर लॉर्ड ऑर्डर्स पूरे करें। ये सुन के बैरन अपने मन में सोचते हैं कि उसका चेहरा देख के लग रहा है कि जेवियर उस पे पूरी तरह से भरोसा कर रहा है। और दोनों कहते हैं कि तो फिर हम चलते हैं महाराज। और दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। आगे जेवियर लॉर्ड से पूछता है तुम्हें ऐसे कानून के बारे में कैसे पता चला? मैं तो समझता था तुम एक गवार हो। और लॉर्ड गुस्से में कहता है कि मैंने ये कहीं से उठा लिया था, क्या अब तुम खुश हो? और लॉर्ड अपने मन में कहता है कि इसे तो खुद नहीं पता कि बुक में ये लाइन इसी ने कही थी। और लॉर्ड हमें बताता है जब कहानी में बैरन और बैरोनाइस अपने आप को खत्म कर लेते हैं तब ये दोनों ओदू चोदू इन दोनों के कब्र पे आते हैं और वो सोचते हैं कि इन दोनों के कब्र को खोद के इनके गहने चुरा लें। और उस टाइम जेवियर इस आर्टिकल 6 और क्लॉज 6 के बारे में बताता है और वो कहता है कि सभी नॉवेल्स के पास ये अधिकार है कि वो अपने किंग के वेसल के रूप में उनके इंटरेस्ट की रक्षा करें। और ऐसा कहने के तुरंत बाद जेवियर अपने तलवार से इन दोनों की गर्दन उड़ा देता है। और जब जेवियर को
जज के सामने ले जाया जाता है तो जज उसे निर्दोष करार देता है और लॉयड अपने मन में सोचता है कि कहानी के बारे में पहले से पता रहना मेरे लिए कितना फायदेमंद है। खैर, अब किसी भी समय मुझे आरपी पॉइंट्स मिलने ही वाले होंगे। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, आपके लिए बैरन फ्रंटियरा की अप्रूवल रेटिंग 6 पॉइंट से बढ़ चुकी है। एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की वजह से आपको मिलते हैं 60 आरपी पॉइंट्स। जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब मैं बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर समन करूंगा। आगे हमें एक चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है। एक खुले मैदान में हमारा लॉयड खड़ा होता है और कहता है ठीक है तो फिर यहाँ आसपास कोई नहीं है तो सिस्टम मुझे समन करने वाला गेम दिखा। और सिस्टम तुरंत सामने आता है और लॉयड उस स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देता है और बटन के क्लिक करते ही उसके सामने एक ग्रीन कलर की तेज सी रोशनी चमकती है और उसके सामने बहुत सारी बेरिंग्स नाचने लगती हैं और सारी बेरिंग्स सर्किल शेप में नाचने लगती हैं। और ये देख के लॉयड सोचता है कि वाह, ये तो एक मैजिकल सर्किल है। और ये सर्किल कुछ देर तक नाचते ही रहता है और लॉयड सोचता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। और 1 मिनट, ये सर्किल इतना छोटा कैसे हो गया? और ऊपर से इसमें से शादी की जनरेटर जैसी घटिया आवाज आ रही है। और तभी अचानक से उस सर्किल का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक क्यूट हैमस्टर निकलता है। और जेवे सोचता है अभी इसमें से क्या निकला। और वो हैमस्टर अपने सॉफ्ट पैरों के साथ जमीन पे लैंड करता है और अपने क्यूट आंखों से लॉयड को देखता है। पर लॉयड उसे बहुत ही अजीब तरह से घूरता है। क्या सच में ये बेकार सी चीज इसमें से निकली है? और ये हैमस्टर उछल उछल के लॉयड के अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है और वो अपने मुंह से पू डोंग करके आवाज निकाल रहा होता है। और सरप्राइजिंगली लॉयड को उसकी भाषा समझ में आती है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बेकार नहीं हो और तुम मेरी मदद कर सकते हो। वैसे ये सीन कहीं देखा देखा लग रहा है। क्या तुम अपने मुंह से एकॉर्न निकाल सकते हो प्यू प्यू? पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे एकॉर्न का मतलब ओक ट्री के सीड्स होते हैं। सुनो तुम, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। कुछ देर प्यू प्यू अपना मुंह चलाता है और थोड़ी देर बाद वो कुछ थूकता है और लॉर्ड कहता है कि ये क्या घटिया हरकत है। अच्छा, तो ये तुम्हारा यूजर मैनुअल है और मैनुअल में लिखा होता है पूडोंग एक बहुत ही प्यारा हैमस्टर है। प्लीज पूडोंग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। पूडोंग के साथ दिए गए सनफ्लावर सीड्स को इसे खिलाइएगा और सीड्स को खिलाते ही इसका साइज बदल जाएगा। और हमें पता चलता है कि रेड सनफ्लावर सीड खाने से पूडोंग 12 घंटे के लिए बड़ा हो जाएगा। ब्लू सीड्स खाने से वो वापस छोटा हो जाएगा 12 घंटे के लिए। सनफ्लावर सीड का एक कलर का सेट 1 आरपी में आता है। और लॉर्ड कहता है कि ओके, तो तुम कितने बड़े हो सकते हो? एक इंसान जितने? क्या मैं खुद देख लूं? ठीक है तो फिर। वैसे मैंने सुना था कि हैमस्टर गड्ढे खोदने में एक्सपर्ट होते हैं, तो अगर ये पूडोंग एक इंसान जितना बड़ा हो जाए तो काफी मदद हो जाएगी। और पूडोंग रेड फ्लावर सीड को खा लेता है और सीड को खाते ही उसका शरीर बड़ा होने लगता है और अचानक से बड़े होने की वजह से उसके पेट का फटका लॉयड के मुंह पे पड़ता है और ये फटका इतना जोर का था कि लॉयड दूर जाके गिरता है। और लॉयड पूडोंग का साइज देख के खुद भी हैरान हो जाता है। ये आखिर क्या है? ये तो लगभग 15 फीट का होगा या फिर उससे ज्यादा, शायद ये 30 फीट का भी हो सकता है। और इसका चेहरा देख के लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और तभी सिस्टम पॉप अप होता है और वो कहता है कि पूडोंग का स्किल है डिगिंग, जिसका लेवल है 1 और पूडोंग डिग करके दिखाता है। पूडोंग का दूसरा स्किल है पैक इन ड्रिफ्ट, जिसका लेवल है 2 और पूडोंग ड्रिफ्ट करके रोल करके दिखाता है। पूडोंग का तीसरा स्किल है चेक पॉकेट, जिसका लेवल है 1 और पूडोंग अपने मुंह से एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला निकालता है और उसकी सारी लार लॉयड के मुंह पे पड़ती है। और लॉयड कहता है कि जैकपॉट, मजा आ गया, फाइनली मुझे मेरा हैवी इक्विपमेंट मिल गया। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लॉयड हवेली में होता है और वो सोच रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर इस बड़ी सी चीज के साथ किसी ने मुझे देख लिया तो उन सबको मुझ पे शक हो जाएगा। इसलिए मैं अपने साथ बस एक समनिंग की बुक रखूंगा और अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगा, ओह मैं तो एक समनिंग मास्टर हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व। सच में यार, मैं कितना स्मार्ट हूँ। मुझे तो कभी कभी खुद पे भी यकीन नहीं होता। चलो तो फिर हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का लेबर पार्ट को फिगर आउट करते हैं। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें सुबह का गाँव का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लॉर्ड बहुत सारे कर्मचारियों को इकट्ठा कर लेता है और उनसे वो कहता है कि मेरे बात रिपीट करिए, हमारे लिए सेफ्टी पहले आती है। और हमें पता चलता है कि ये कोई कर्मचारी नहीं बल्कि सोल्जर होते हैं बैरन फ्रंटियरा के। और सेफ्टी का नाम सुनते ही सब लोग सोचते हैं क्या सेफ्टी, और वो भी फर्स्ट। और लॉयड अपने मन में सोच रहा होता है कि अबे यार, ये कितना इरिटेटिंग है। ये बिल्कुल उन सोल्जर्स की तरह हैं जिन्हें कुछ ना करने के पैसे मिलते हैं। वैसे बैरन पे इतना ज्यादा कर्ज है तो उन्होंने इन्हें निकाल क्यों नहीं दिया। खैर, जो किया उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरे पास आज फ्री लेबर्स हैं। अच्छा है, अब मैं इन्हें काम पे लगा सकता हूँ। और लॉर्ड कहता है कि तुम सब ध्यान से सुनो, तुम सब सोल्जर्स हो, जैसे कि आर्मी में होते हैं।
हैं। और आर्मी का मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है काम करना। और लॉयड अपने मन में कहता है कि जब मैं आर्मी में था मैंने ट्रेनिंग से ज्यादा वक्त गड्ढे खोदने और घास निकालने में बिताया है। ओके, तो तुम क्या सब उस मिट्टी के ढेर को देख पा रहे हो? ये वही मिट्टी है जिसे मैंने रात भर खोद के निकाला है अपनी मेहनत से। और लॉयड अपने मन में कहता है कि असल में ये तो पूडोंग ने 30 मिनट में ही खोद दिया था, पर फिर भी हम सब मिलके स्टेट की किस्मत बदलने की शुरुआत करने वाले हैं। और मैं लोगों के लिए ओंडोल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। उसके लिए मुझे चाहिए कि तुम सब मिलके मिट्टी को कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाओ और हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स का मुंह उतरा हुआ होता है। और ये देख के लॉयड अपने मन में सोचता है कि हाँ, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इन सब से। और इसके अलावा तभी लॉयड को कोई पीछे से आवाज लगाता है, मास्टर लॉयड, आप यहाँ मेरे आदमियों से क्या करवाना चाह रहे हैं? और हमें पता चलता है कि ये आदमी सीनियर नाइट है बैरन फ्रंटियरा का, जिसका नाम होता है न्यूमन। और उसे देख के लॉयड अपने मन में कहता है कि मैंने तो पहले से एक्सपेक्ट किया था ये इस काम में टांग अड़ाने जरूर आएगा। इस राज्य में 3 नाइट्स हैं, एक ये जिसका नाम न्यूमन है जो कि हमारे आंखों के सामने है, उसके नीचे आते हैं हमारे बैरन मतलब मेरे आई मीन लॉयड के पापा, और उसके बाद आता है हमारे स्टोरी का हीरो मतलब जेवियर। बुक की शुरुआत में जब एस्टेट बर्बाद हो जाता है जेवियर अपने आखिरी दम तक बैरन के लिए वफादार रहता है, लेकिन ये चंपक चोमू बैरन को धोखा देके भागने में पहले नंबर पे आता है। और ये चोमू बैरन की जानकारी ठग लोगों को भी बेचता था, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा कि ये इस लैंड का सबसे बड़ा नाइट बने। और लॉयड न्यूमैन से कहता है कि सर न्यूमैन, आपको क्या लग रहा है मैं आपके आदमियों से क्या करवा रहा हूँ? और न्यूमैन कहता है कि तुम इन इज्जतदार लोगों को मिट्टी में लौटने का ऑर्डर दे रहे हो और उनका कमांडर होने के नाते मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और लॉयड अपने मन में कहता है कि बकवास बंद कर चोमू, मुझे पता है तेरी इसलिए जल रही है क्योंकि मैं पैसे कमा के सारे कर्ज को चुकाने वाला हूँ। और लॉयड कहता है मेरे पास ये काम करने के लिए पिताजी का इजाजत है। और न्यूमैन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मालिक को कैसे बेवकूफ बना रहे हो, शायद वो भूल चुके होंगे, लेकिन मैं आपके पुराने बर्ताव को अभी तक नहीं भूला हूँ छोटे मालिक। मुझे अभी भी मेरे आदमियों को तुम्हारे द्वारा यूज करने का रीजन नहीं मिला है सिवाय तुम्हारे पर्सनल फायदे के। न्यूमैन जी, क्या आप मुझे एक बुरा इंसान समझ रहे हैं? वैसे ये बात पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। अगर आपने मुझे मेरा काम करने नहीं दिया तो मैं आपकी सोच को हकीकत में बदल दूंगा, आपको पीट के। और लॉयड की बातें और उसका डरावना चेहरा देख के न्यूमैन की फट जाती है। और ये देख के लॉयड अपने मन में कहता है कि देखो ये कितना कमजोर है, ये तो बस धमकी से रोने लगा, इसकी उंगलियां ऐसे कांप रही हैं जैसे ये कीबोर्ड पे तेजी से कुछ टाइप कर रहा हो। और तभी लॉयड जमीन पे शवल तेजी से मारता है और कहता है तो फिर चलो खेल शुरू करते हैं। और लॉयड मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर न्यूमैन के ऊपर दे मारता है और ये नजारा देख के सभी सोल्जर शॉक हो जाते हैं। न्यूमैन अपने हाथों से मिट्टी को रोक रहा था और इधर हमारा लॉयड मिट्टी को फेंक रहा था। और न्यूमैन गुस्से में कहता है कि बदमाश बच्चे, तुमने अभी क्या किया शायद तुम्हें पता भी नहीं, तुमने एक नाइट की इज्जत उछाली है। तू एक गरीब और जल्दी बर्बाद होने वाले बैरन के बच्चे के अलावा और कुछ नहीं है। और ऐसा सुनते ही लॉयड अपना चाल चलता है। वो कहता है कि हाँ क्या बोला आपने? रैंक को भूल जाते हैं और लड़ाई करके फैसला करते हैं। लॉयड अपना शॉल घुमाता है और न्यूमैन की तरफ पॉइंट कर देता है और कहता है कि जैसी आपकी मर्जी, चलिए करते हैं एक मुकाबला। और न्यूमैन बहुत ही शौक और गुस्से में कहता है कि बच्चे, तुम्हें मैं अपने फैसले पे पछतावा करने पर मजबूर कर दूंगा। और ये सीन यहीं पे कट होके हमें हवेली का सीन दिखाया जाता है। जेवियर लॉयड से कहता है कि तो तुम 1 महीने के अंदर न्यूमैन से मुकाबला करने वाले हो, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है कि तुम जीतोगे? और लॉयड कहता है कि क्या पागल हो क्या तुम? बिल्कुल नहीं, वो एक लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट नाइट है जो मैन हार्ट स्किल यूज कर सकता है और मैं एक मामूली सा बंदा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं उससे लड़ूंगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या जेवियर, तुम भी ना कभी तलवार के अलावा दिमाग भी यूज कर लिया करो। और जेवियर अपने मन में कहता है कि हाँ, अगर मुझे ऑर्डर मिला होता मैं उसी पल उसका सर काट देता। और लॉयड नाक में उंगली करते हुए सोचता है कि अचानक से उस चोमू न्यूमैन के ऊपर मिट्टी फेंकना और उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करना, मुझे तो लगता है कि वो अपने पुराने गुंडागर्दी वाले तरीकों को अपनाएगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये सब कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटेड लग रहा है। उसने बैरन से हमें अलग करने को कहा ताकि वो उससे लड़ाई मोल सके और फिर उसने सर बैरन को एक सब्स्टिट्यूट पर्सन के तौर पर चुना सोल्जर्स के काम की देख रेख करने के लिए। पर अब उसे देख के लग रहा है कि वो ड्यूल के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं आखिर उसके घटिया दिमाग में क्या चल रहा है। काश मैं उसी पल उसका टेटुआ दबा पाता। और आगे लॉयड कहता है कि तो फिर सर जेवियर, एक काम है मेरे पास आपके लिए जो मैं चाहता हूँ कि आप करें, मुझे तलवार चलाना सिखा दीजिए। और जेवियर कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और लॉयड कहता है क्या, पर क्यों? जेवियर कहता है पहली बात तो ये, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आप पे नजर रखूं, और दूसरी बात, अगर मैं आप जैसे बुरे इंसान, माफ कीजिएगा आप जैसे बदमाश इंसान अगर बेकार तलवार चलाना सीख गए तो आपके आसपास के लोग और भी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। इस पे लॉयड कहता है कि जेवियर तुम्हें पता है ना, माफी मांगने के बाद थोड़ा
थोड़ा प्यार से बोलना होता है। खैर जो भी हो, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे तलवार चलाना नहीं सिखाओगे। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर तुमने मुझे तलवार चलाना सिखा दिया तो मैं तुम्हारे नींद ना आने वाली बीमारी को ठीक कर दूं। खैर जो भी हो। और ये सुनकर जेवियर को शौक लगता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर इन्हें इस बारे में कैसे पता। और लॉयड अपने मन में कहता है कि क्योंकि ये बुक में लिखा था और मुझे इस बीमारी की वजह भी पता है। द नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन बुक में नाइट्स को आमतौर पर 4 रैंकों में बांटा गया है। पहले लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, उसके बाद मिड लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, उसके बाद हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर। और जेवियर एक हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट से स्वॉर्ड मास्टर बनने की दहलीज पर है। वो एक इंसान और सुपर ह्यूमन की सरहद को पार करने वाला है। उसके सेंसेस इतने शार्प हो चुके हैं कि उसका सोना नामुमकिन हो गया है। दूसरे शब्दों में ये स्वॉर्ड मास्टर बनने के साइड इफेक्ट्स हैं। जाहिर है कि ये इस पिछले जमाने में इस बात का पता होना इसके लिए लगभग नामुमकिन ही है। आगे लॉयड कहता है कि तो क्या मैं अपनी डील पक्की समझूं? रहने दो जेवियर, नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें इंसोम्निया है, नींद ना आने वाली बीमारी। और ये सब सुन के जेवियर एक लंबी सांस बाहर छोड़ता है और कहता है ठीक है, चलो तो फिर कोशिश करते हैं। क्या सच में? चलो तो फिर अपने बात से पीछे मत हटना। और जेवियर कहता है बेशक मुझे पक्का पता है तुम फेल होने वाले हो। ऐसी कोई दवाई या फिर नुस्खा नहीं है जो मैंने इंसोम्निया को ठीक करने के लिए ट्राई ना किया हो। स्लीप कॉग्निशन थेरेपी, हर्बल अरोमा थेरेपी, एक्सरसाइज, यहाँ तक कि ईस्टर्न मेडिसिन तक। इस पे लॉयड हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हें पूरी तरह से समझ लिया है। मुझे ये भी पता था कि तुम अपना इंसोम्निया कैसे क्यूर करने वाले हो। और लॉयड अपने मन में कहता है तुम पहली बार एक गहरी नींद में तब सोते हो जब तुम एक मैजिकल स्पेल सुन रहे होते हो और इसीलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें अपनी कॉन्क्रीट टेक्स्ट बुक पढ़ के सुनाऊंगा जो कि किसी भी मैजिकल स्पेल से 18 गुना ज्यादा नींद लाने वाली है। अब तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप मेरी होगी। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है। जेवियर कहता है कि जाओ पेरीमीटर के 50 चक्कर लगाओ। और लॉर्ड कहता है क्या? ठीक है। और जेवियर सोचता है ये भाग रहा है बिना किसी शिकायत के। ये हम देखते हैं कि लॉर्ड दौड़ना शुरू कर देता है और वो दौड़ते ही रहता है। थोड़ी देर बाद लॉर्ड कहता है ये तुम मुझसे क्या करवा रहे हो? मुझे कुछ स्किल सिखाओ। और जेवियर कुछ नहीं बोलता। लॉर्ड फिर से दौड़ के आके कहता है तुम्हें लगा होगा कि मैं नहीं करूंगा ना, तुम्हें लगा होगा कि मैं हार जाऊंगा। और वो फिर से दौड़ने लगता है। फिर से वो दौड़ के आके जेवियर से कहता है और फिर तुम कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है और मुझे सिखाना बंद कर देते है ना। और जेवियर अपने मन में कहता है कि हाँ मैंने ऐसा ही सोचा था। और लॉर्ड कहता है कि और जेवियर अब बताओ मैं अपनी रनिंग खत्म करने वाला हूँ। और तभी अचानक से सिस्टम का मैसेज आता है और सिस्टम कहता है कि पैसिव स्किल एनोइंग बदतमीज का लेवल 4 तक पहुंच चुका है। अपने सर का ऊपरी हिस्सा जिसे तुम दिमाग कहते हो, पता नहीं क्यों अब उसमें और भी खुरापाती आइडियाज आएंगे। और ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि पता है मुझे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तूने मुझे अभी परेशान करने के लिए ऐसा बनाया है, भाग यहाँ से। और थोड़ी देर बाद भागते भागते लॉर्ड अपने मन में कहता है कि सच बोलूं तो ये काफी मुश्किल है। अगर मैं कहूँ कि ये आसान है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं कोरिया में था उसके मुकाबले तो ये बहुत ही बेहतर है। वहाँ मेरी कोई फैमिली नहीं थी जो कि घर आने पे मेरा स्वागत करे। मैं हर रोज एक बोर्डिंग हाउस के छोटे से कमरे में रहता था। मैं अपना पूरा दिन एक 4 मंजिला बिल्डिंग की छत पर ईंटें ढोने में बिता देता था और अपनी पूरी रात डिलीवरी ट्रक को लोड और अनलोड करने में। ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि मैं भूख से ना मर जाऊं। मैंने इस उम्मीद को पकड़े रखा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो सुहू, किसी दिन सब बेहतर हो जाएगा। तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो, तुम इसके हकदार हो। बस थोड़ा सा और। उस दर्द के मुकाबले और उस मायूसी के मुकाबले ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और लॉर्ड इतना थकने के बावजूद भी दौड़ना जारी रखता है। और ये सब देख के जेवियर खुद से कहता है कि अगर तुमने अपना इरादा इतना पक्का कर ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल सिखाऊंगा अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स। और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जेवियर की नजर में आपका अप्रूवल रेटिंग 1 पॉइंट से बढ़ चुका है और की कैरेक्टर से अपने रिलेशन अच्छे करने की वजह से आपको मिलते हैं 18 RP पॉइंट्स। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हमें हवेली का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये चोमू बैरन से कह रहा होता है मुझे उसकी बदतमीजी पर यकीन नहीं हो रहा है जबकि आपने 5 जनरेशन से हमारी फैमिली की हिफाजत की है। और बैरन कहते हैं मुझे लग रहा था कि हाल ही में वो होश में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। मेरे पास इस मुकाबले को रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है, पर फिर भी मेरा वारिस होने के नाते उसके साथ ज्यादा सख्ती मत दिखाइएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उसे गहरे चोट ना लगे और वो आसानी से वापस होश में आ जाए। जैसी आपकी मर्जी मेरे आका। पर चोमू अपने मन में कहता है लेकिन मुकाबले हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम चाहते हैं। अगर मैं उस घमंडी गुंडे का सर काट के उसे मार दूं और अगर बैरन इस बात का बुरा मान गया तो मैं बैरन और बैरनॉइस को भी मार दूंगा और उसे एक सुसाइड का रूप दे दूंगा। प्लान के मुताबिक मैं इस छोटे से गांव को छोड़कर किसी बड़े जगह
पर चला जाऊंगा। उस गुंडे का शुक्रिया, चीजें मेरे लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और ये सब सोच के चोमू अपने मन में हंसने लगता है। समय आगे बढ़ता है और हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें मुकाबले का सीन दिखाया जाता है। चोमू न्यूमैन वर्सेस लॉयड फ्रंटेरा। चोमू कहता है, यंग मास्टर क्या आप तैयार हैं? और हमारा लॉयड बहुत ही स्टाइल में शॉवल को नीचे मारता है और घुमा के अपने कंधे पे रखता है और कहता है, बिल्कुल तैयार हूँ मैं तुम्हारी बत्ती गुल करने के लिए। चोमू कहता है, ये क्या है, एक शॉवल? और ऑडियंस भी कहती है, क्या सच में लॉर्ड इस शॉवल से लॉर्ड न्यूमैन से लड़ने वाला है? और सारी ऑडियंस इस शॉवल के बारे में बात कर रही होती है। और उधर जेवियर सोचता है, एक मजबूत लोहे का शॉवल, तो क्या उसने लोहार से ये बनाने को कहा था? और ये सब देख के बैरन कहते हैं, ये लड़का आखिर में एक मजाक बन के रह जाएगा। और जेवियर सोचता है, एक मजाक? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो मैंने पिछले 1 महीने में देखा उसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं। सुबह सवेरे बिना एक शब्द बोले सुबह ट्रेनिंग पर आ जाना, कंस्ट्रक्शन साइट पे भाग दौड़ करना ताकि गांव के इंजीनियर को ओंडोल फ्लोरिंग के बारे में पता चल सके, और फिर सोने जाने तक तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना, ये सारी तैयारियां एक मजाकी व्यक्ति नहीं कर सकता। मास्टर लॉर्ड पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हैं। और थोड़ी देर बाद ही बैरन कहते हैं, अब लॉर्ड फ्रंटेरा और सर न्यूमैन के बीच का मुकाबला शुरू किया जाए। और न्यूमैन अपना तलवार लहराता है और लॉर्ड भी अपने शॉल को बड़े ही अजीब तरह से पकड़ लेता है। ये देख के जेवियर सोचता है, ये इतना फीका और ढीला ढाला पोज में क्यों खड़ा है? और उसका पोज देख के तुरंत न्यूमैन उस पर झपड़ता है और वो कहता है, क्या तुम अब भी मेरे साथ खेल रहे हो? तुरंत लॉर्ड भी अपने शॉवल से निशाना लगाता है और उसके अटैक को अपने शॉवल से रोक लेता है। और लॉर्ड का पहला दाव ही देखकर जेवियर और बैरन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी न्यूमैन गुस्सा हो जाता और कहता कि लक हमेशा साथ नहीं देती है। और फिर से दोनों के हथियार एक दूसरे से टकराते हैं। और ये लड़ाई देख के जेवियर सोचता है, इसकी मूवमेंट कितनी तेज है, ऐसी मूवमेंट तो किसी रियल लाइफ फाइटर में ही होती है। और इधर लॉर्ड अपने मन में कहता है, ये चोमू कितना हैरान लग रहा है, ऐसे शॉवल को चलाना तो हर कोरियन को आता होगा। ये मॉडर्न हैंड टू हैंड कॉम्बैट का निचोड़ है जिसे कहते हैं बायनोट ट्रेनिंग। और तभी लॉयड शॉवल से अटैक कर देता है और अपने मन में कहता है कि इन लोगों को नहीं पता कि शॉवल एक कितना ज्यादा खतरनाक हथियार बन सकता है। इसका चौड़ा ब्लेड एक ढाल की तरह इस्तेमाल हो सकता है और इसका मुंह किसी भी मोटी जड़ को भी काट सकती है। और अगर मैं ये करूँ तो इसे मैं एक पॉन्ग स्टिक की तरह भी यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि लॉयड उस शॉवल पे उछलने लगता है और कहता है, क्या हुआ भाई, आता क्यों नहीं, आजा। ये सब देख के जेवियर सोचता है, ये क्या कर रहा है, क्या ये मजाक है? और लॉयड तेजी से न्यूमैन को ललकारता है। उसे ललकारता हुआ देख जेवियर को भी कुछ समझ में नहीं आता और तुरंत न्यूमैन चिल्लाते हुए लॉर्ड की तरफ बढ़ता है। और लॉर्ड भी रेडी रहता है और अपने मन में सोचता है, इस चोमू न्यूमैन को खत्म करने के लिए जो पहला हथियार मैंने बनाया था वो ये शॉवल ही था, और दूसरा वो बेसिक स्वॉर्डमैन फाइटिंग स्टेप जो मैंने जेवियर से सीखा था। और हम देखते हैं कि लॉर्ड न्यूमैन को कमाल की टक्कर देता है। लॉर्ड को ऐसा लड़ता देख ये चोमू सोचता है कि आखिर इस शराबी के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। और लॉर्ड कहता है, जो मेरा तीसरा वेपन है। और तभी सिस्टम अपीयर होता है और उसमें लिखा होता है, स्किल एक्सपेंशन शॉवलिंग लेवल 1। तुम्हारा ये शॉवल और तुम एक बन चुके हो। जब तुम्हारे हाथ में ये शॉवल होगा तो तुम्हारा फिजिकल स्टैट बहुत ही बढ़ जाएगा। लॉर्ड कहता है, ट्रेनिंग के दौरान मुझे जेवियर से 1 अप्रूवल पॉइंट मिला था और आगे मुझे 2 और 3 अप्रूवल पॉइंट मिले बैरन और उनकी वाइफ से, जब उन्होंने मुझे मतलब अपने बेटे को इतना मेहनत करते हुए देखा। और इसकी वजह से मुझे मिले पूरे 97 आरपी पॉइंट्स। और उन आरपी पॉइंट्स का यूज करके ही मैंने ये कमाल का स्किल सीखा और मेरे लिए ये अब तक की बेस्ट स्किल है। लॉर्ड अपना शॉवल लेके आगे बढ़ता है और न्यूमैन भी एक लंबी सांस बाहर छोड़ता है और अपने तलवार को तेजी से लहराता है और अपने मन में कहता है, अब मेरे पास इस सिविलियन के खिलाफ और कोई रास्ता नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये करने की जरूरत पड़ेगी। और अचानक से न्यूमैन के अंदर से एक नीली रोशनी निकलने लगती है और जेवियर ये सब बहुत ही गौर से देख रहा होता है और कुछ ही पल में एनर्जी रिलीज की आवाज आती है। ये देख के लॉर्ड अपने मन में कहता है, तो ये समन कर रहा है अपने माना हार्ट को। आगे न्यूमैन अपना तलवार दोनों हाथों से उठाता है और कहता है, मैंने तो अभी शुरुआत ही किया था बेवकूफ बच्चे। और लॉर्ड न्यूमैन को घूरे ही जा रहा था और अगले ही पल बहुत ही तेजी से न्यूमैन लॉर्ड की तरफ बढ़ता है। और ये देख के जेवियर अपने मन में कहता है, बिना स्किल वाले किसी इंसान को ये करने में लगभग 10 साल लग जाएंगे। नॉर्मल इंसान को माना हार्ट को समन करने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। मास्टर लॉर्ड के लिए इतना ज्यादा माना वाला अटैक को रोकना नामुमकिन है। हम देखते हैं कि न्यूमैन अपनी तलवार बहुत ही तेजी में लॉर्ड की तरफ बढ़ाता है और उधर जेवियर अपने मन में कहता है, आमतौर पर ये होना नामुमकिन है लेकिन। और इधर तुरंत अपना लॉर्ड शॉवल को ऊपर उठाता है और न्यूमैन अपने मन में कहता है, बेवकूफ, मैं एक ही बार में तुम्हारे इस शॉवल और तुम्हारे सर को तोड़ दूंगा। लॉर्ड के ऊपर ये अटैक आता हुआ देख बैरन और बैरोनेस भी बहुत ही डर जाते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि न्यूमैन का ये खतरनाक अटैक लॉर्ड अपने शॉवल से रोक लेता है और ये देख के न्यूमैन की शॉक में फट जाती है। न्यूमैन सोचता है, ये आखिर कैसे हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो रही है? और लॉर्ड अपने मन में कहता है, और अब बारी है मेरे चौथे हथियार की, वो माना कॉन्जरिंग
फाइटिंग स्किल जिसने जेवियर को इस कहानी में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनाया, द अशरहान कोर टेक्निक। और लॉर्ड न्यूमैन को अपने शवल से दूर हटा देता है और न्यूमैन कहता है तुमने मेरा पूरा माना अब्सॉर्ब कर लिया। और तुरंत लॉर्ड अपने शवल को तेजी से पीछे घुमाता है और एक जोर का फटका सीधे न्यूमैन के गालों पे छाप देता है और हम देखते हैं एक दांत जो कि हवा में उड़ रहा होता है। न्यूमैन को विश्वास नहीं होता और वो कहता है क्या ये क्या था, क्या वो दांत मेरा ही था। और तुरंत एक और फटका न्यूमैन के ठुड्डी पे पड़ता है और फिर से लॉर्ड अपना शॉल ऊपर उठाता है और न्यूमैन की खोपड़िया पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे चित्त हो जाता है। और ये नजारा देख के ऑडियंस, जेवियर, बैरन और बैरोनेस सभी लोग शॉक थे। ऑडियंस कहते क्या क्या मास्टर लॉर्ड जीत गए, आखिर ये कैसे हो सकता है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। और तभी शौक में ही बैरन अपना हाथ उठाते हैं और वो कहते हैं मैं लॉर्ड फ्रंटेरा को इस मुकाबले का विनर घोषित करता हूँ। इधर जमीन चाटता हूँ न्यूमैन सोचता है क्या उसने अभी क्या कहा, मैं एक एक्सपर्ट स्वॉर्डमैन इस घटिया शराबी से हार गया। और लॉर्ड कहता है अगर तुम्हें वहां तक आवाज आ रही है तो तुमने सुन ही लिया होगा, मैं ये मुकाबला जीत गया हूँ। चलो तो फिर अब ये अगर खत्म हो ही गया है तो ये वक्त है तुम्हारी पिटाई का। और सर न्यूमैन डरते हुए लॉर्ड की तरफ देखते हैं और कुछ देख के बैरन बहुत ही ज्यादा शॉक और गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं लॉर्ड तुम ये क्या कर रहे हो, मुकाबला खत्म हो चुका है। और इधर हम देखते हैं कि लॉर्ड अपने शॉवल से न्यूमैन की दे दनादन गेंद तुड़ाई कर रहा होता है। बैरन उधर से फिर से चिल्लाते हैं लॉर्ड